Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to LEEDS College Peshawar. In previous lecture, we have discussed very briefly about the immunity. Today we are going in detail to understand about the basic ideas about immunity. So we are going to start the lecture from the first line of defense system. So dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती है और जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, हर एक कंपोनेंट का इम्यूनिटी में किरदार क्या है। तो अगर आप लोग ज़रा वाइट बोर्ड की तरफ देखें तो मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। एक्चुअली अगर आप लोग देखें ऊपर मैं लिख चुका हूँ कैटेगरीज। इसका मतलब ये है कि हम इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम को 3 लाइन में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। सो आज का लेक्चर हमारा ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम ये एक्चुअली क्या चीज़ है, इसको फर्स्ट लाइन क्यों कहते हैं और इसका एक बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है कि आपने हमारे बॉडी में इम्यूनिटी कैसे लेनी है। चूंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम एक डाइवर्स टॉपिक है, लिहाजा इसमें आज हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा वो ये होगा कि जो हमारा स्किन है, स्किन को अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन किया है, उनका जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है वो कैसे जर्म्स को रोकते हैं, जर्म्स को बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होने नहीं देते हैं और इसके खिलाफ बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कैसे देती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इधर आप लोग देखें, शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम से। एक्चुअली जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है इसमें ज्यादातर व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं आते। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स हालांकि आते हैं लेकिन बहुत ही कम मिकदार में आते हैं। लिहाजा जो फर्स्ट लाइन है ये ज्यादातर मुश्तमिल है बैरियर्स पे। बैरियर का यहां पर मतलब क्या है कि ये एक बॉर्डर है। जिस तरीके से हर मुल्क का एक बॉर्डर होता है और जो एनिमीज होते हैं या पराए लोग जो होते हैं, किसी दूसरे मुल्क के जो अफराद होते हैं, वो उस मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते हैं क्योंकि वो जो बॉर्डर है वो उनके लिए बैरियर है, वो उसको वहां तक महदूद रखता है। लिहाजा हमारे बॉडी में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादातर बैरियर्स पे कंपोस्ट है। नाउ ये जो बैरियर्स है, जरासीम को अंदर आने के लिए जो रुकावटें हैं ये 2 किस्म के हैं। एक को कहते हैं फिजिकल बैरियर और एक हमारे साथ है केमिकल बैरियर। डियर स्टूडेंट्स, जो फिजिकल बैरियर्स है उनमें स्ट्रक्चर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन आता है और सीलिया आता है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे फिजिकल बैरियर्स है और ये कैसे जर्म्स को पेनिट्रेट होने से रोकते हैं। सेकंड, अगर हम बैरियर्स की बात करें तो इसमें केमिकल बैरियर्स आता है और केमिकल बैरियर्स में हम सर्टेन ऐसे केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि स्किन से कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं। अगर मैं बात करूं स्वेट के ऊपर, सीबम के ऊपर, या इसके अलावा हमारे मैदे के अंदर एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी हमारे साथ एक केमिकल है जो फूड के स्टेरिलाइजेशन में मदद करता है, हमारे मैदे को जर्म फ्री रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। ऐसे हमारे आंखों में टीयर ग्लैंड्स होते हैं, वो सिक्रेशन ऑफ टीयर में मदद जो है वो करता है। ऐसे अगर हम म्यूकस मेम्ब्रेन या गॉबलेट सेल की बात करें तो वो सिक्रेशन ऑफ म्यूकस में मदद करता है। लिहाजा ये जो सारे के सारे केमिकल्स होते हैं ये भी एक बैरियर का रोल अदा करता है क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करती है जरासीम को कि वो बॉडी के अंदर आ सके। सो पहले आज का जो लेक्चर है, चूंकि मैंने यहां पे फिजिकल और केमिकल बैरियर्स तो लिखा है लेकिन मेरा फोकस आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बैरियर के ऊपर होगा और फिजिकल बैरियर में मैं आज सिर्फ और सिर्फ स्किन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। आज का लेक्चर सिर्फ ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम के अंदर जो स्किन है, जो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, इसको अल्लाह ताला ने कैसे डिजाइन किया है जर्म्स को अंदर आने से रोकने में। और स्किन एक्चुअली फिजिकल स्ट्रक्चर भी है और इनसे इंपॉर्टेंट केमिकल सिक्रीट भी होते हैं, लेकिन हम उन केमिकल की सिक्रीशन के बारे में लेक्चर पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से मैं आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्किन का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इनमें कौन कौन से लेयर्स हैं और हर एक लेयर का बॉडी में क्या इम्यून फंक्शन है। सो डियर स्टूडेंट्स, स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर में हम डिवाइड करते हैं। एपिडर्मस ये आउटर मोस्ट लेयर है, डर्मस ये मिडल लेयर है, हाइपोडर्मस ये हमारे साथ इनर मोस्ट लेयर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपिडर्मस के ऊपर। स्टूडेंट याद रखें, यहां पर अगर आप लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें तो मैंने लिखा है कि जो एपिडर्मस है इट इज कंपोज्ड ऑफ द मल्टीपल लेयर्स। एपिडर्मस स्किन का आउटर मोस्ट लेयर है जो विजिबल है, जो आप लोग देख सकते हैं, जिसको आप लोग टच कर सकते हैं। ये हमारे साथ मल्टीपल लेयर का एक लेयर है, मतलब इसके अंदर सब लेयर बहुत ज्यादा है। तकरीबन मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इनमें 4 से 5 फर्दर लेयर्स होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नेचर देखें कि एपिडर्मस में जो सबसे एक्सटर्नल लेयर है जिसको हम देख रहे हैं,
अल्लाह ताला ने इस लेयर को डेड बनाया है। इनके जो टिश्यूज़ हैं, इनके जो सेल्स हैं वो डेड है। डेड इसलिए हैं कि इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं है, लिहाजा इसके अंदर वो बायोसिंथेटिक मशीनरी गायब है, लिहाजा ये काम करने के काबिल नहीं है। यह भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों। लेकिन थोड़ा इधर आप लोग देखिए कि एपिडर्मिस के जो मल्टीपल लेयर्स में अगर मैं सिर्फ अपर लेयर की बात करूं तो इसमें अपर लेयर डेड लेयर है। अच्छा, ये डेड लेयर क्यों है? क्योंकि मैंने कहा कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड है और इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। सेकेंडली, ये ड्राई भी है। ड्राई का मतलब ये है कि इस लेयर में कोई वाटर मौजूद नहीं है। अभी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अल्लाह ताला ने इसको डेड इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो एक प्रोटीन के लिए जिसको केराटिन प्रोटीन कहते हैं। चूंकि केराटिन एक फाइब्रस प्रोटीन है और इसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन को एक स्ट्रक्चर देता है और इनका जो स्ट्रेंथ है उनको स्टेबलाइज रखता है। दूसरी बात कि ये ड्राई इसलिए है, यहां पे कोई वाटर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई वाटर नहीं है तो बिलफर्स अगर बैक्टीरिया मेरे चमड़े के ऊपर अटैक करता है तो उनके लिए वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो वाटर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म मेंटेन नहीं होता और हर एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए मेटाबॉलिज्म इंतहाई ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन्हीं मेटाबॉलिज्म की वजह से वो अपनी फंक्शंस को मेंटेन करते हैं और यही फंक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल का सबक बन जाता है। तो चूंकि वाटर की अनअवेलेबिलिटी है तो ये जो बैक्टीरिया है ये वाटर की गैर मौजूदगी में ग्रो नहीं करेगा, ये अपना जनरेशन इंक्रीज नहीं करेगा, ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, लिहाजा बैक्टीरिया यहाँ पे हमारी स्किन में कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। एक सूरत में इन्फेक्शन नॉर्मली कॉज हो जाता है अगर हमारा स्किन इंटेक्ट ना हो और ये डिजेनरेट हो जाए, ये किसी फिजिकल इंजरी या किसी और केमिकल्स की वजह से या बर्निंग की वजह से इनके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो फिर बैक्टीरिया बड़ी खुशी खुशी हमारी बॉडी में अंदर जाने की कोशिश करते हैं और दे आर ट्राइंग टू कॉज इन्फेक्शन इन बॉडी। सो ये पॉइंट आपने जहन में याद रखना है कि ये ड्राई इसलिए है क्योंकि इसमें नो वाटर, इसमें नो वाटर है। तो आगे मैंने लिखा भी है कि जर्म्स कैन नॉट सर्वाइव, जर्म्स सर्वाइवल के काबिल नहीं हो सकते क्योंकि ड्यू टू नो वाटर वहां पे वाटर अवेलेबल नहीं है क्योंकि एपिडर्मिस का जो अपर टॉप मोस्ट लेयर है ये आपके साथ डेड है। अभी हम थोड़ा सा आगे आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी अगर आप लोगों ने एपिडर्मिस को एज अ होल अंडरस्टैंड करना है तो याद रखिए कि एपिडर्मिस के अंदर जो स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं, हर एक सेल का नाम और हर एक सेल का जो अपना बायोलॉजिकल फंक्शन है मैं उसको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एपिडर्मिस के अंदर एक तरह के सेल्स को कहता है केराटिनाइज सेल्स। इसको केराटिनाइज सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल्स केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं। इनमें केराटिन की स्टोरेज होती है ताकि हमारे चमड़े को एक मजबूती मिले और इनका जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन हो। लिहाजा केराटिनाइज सेल्स को फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को डेड केराटिनाइज सेल्स कहते हैं, एक को लिविंग केराटिनाइज सेल्स कहते हैं। जो डेड फॉर्म में केराटिनाइज सेल्स होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जो टॉप लेयर के अंदर मौजूद होते हैं जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता और इनके पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फिलिंग ऑफ केराटिन प्रोटीन होती है जिसकी वजह से जो हमारा स्किन है वो काफी मजबूत रहता है। सेकंड, डेड मैंने देखे आगे लिखा भी है कि लैक ऑफ न्यूक्लियस प्लस ऑर्गेनेल। और जो लिविंग केराटिनाइज सेल्स होते हैं उसको लिविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिक्रीशन भी करता है, स्टोरेज भी करता है। अभी अगर आप लोग देखें जो डेड केराटिनाइज सेल्स होते हैं उनमें केराटिन की स्टोरिंग होती है लेकिन ये जब डेड हो जाते हैं तो ये केराटिन प्रोटीन की प्रोडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस गायब है, इसका जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है वो मुकम्मल कोलैप्स हो गया है। लिहाजा जो लिविंग केराटिनाइज सेल्स होते हैं ये बाकी तमाम सेल्स के लिए केराटिन प्रोड्यूस करते हैं और ये केराटिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तमाम लेयर के अंदर मौजूद होते हैं जिससे जो चमड़ा होता है वो नॉर्मली मजबूत होता है और ये जब मजबूत होता है इसमें कोई ब्रेक, कोई क्रैक नहीं आता, जरासीम बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप ऑफ सेल जो एपिडर्मिस के अंदर मौजूद है उसको फेगोसाइट्स कहते हैं। नौ बड़े गौर से सुनिएगा, फेगोसाइट्स असल में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो एपिडर्मिस के अंदर मौजूद है और फेगोसाइट्स उन वाइट ब्लड सेल को फेगोसाइट्स कहते हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। और फेगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाइट ब्लड सेल जरासीम की इनगल्फिंग करते हैं, उनको स्वेलो करते हैं, उनको इंजेस्ट करते हैं, जैसे कि हम फूड ओरल कैविटी में इंजेस्ट करते हैं। ये उनको पहले इंजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्टिव लाइसोसोमल एंजाइम के जरिए से उनकी ब्रेक डाउन करती है। तो इस वाइट ब्लड सेल को फेगोसाइट्स कहते हैं और इन तमाम प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे वो फेगोसाइट जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, जो
फेगोसाइटिक इन नेचर भी है, लेकिन इन वाइट ब्लड सेल को हम एक स्पेशलाइज्ड नाम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल, EDC। सो ये फेगोसाइटोसिस करेगा जिसमें इंजेक्शन होती है और डाइजेशन होती है बैक्टीरिया की। सो बिलफर्ज अगर एपिडर्मस के जरिए से अगर इसमें कोई क्रैक आ जाए, जरासीम बॉडी के अंदर दाखिल भी हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे वाइट ब्लड सेल्स भी रखे हैं जिसको एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं और वो बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस अमल से मार देते हैं। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल पॉइंट जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में थ्रू आउट, बल्कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम और चैप्टर के एंड तक ये पॉइंट हमारा बहुत मदद करेगा। वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो फेगोसाइट्स होते हैं, फेगोसाइट्स, इसमें सर्टेन फेगोसाइट्स ऐसे होते हैं, मैं तमाम फेगोसाइट्स की बात नहीं करता, हालांकि मैक्रोफेजेस भी हमारे साथ फेगोसाइट्स है। तो मैं जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने वाला हूं वो मैक्रोफेजेस के अंदर मौजूद है, वो एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल के अंदर मौजूद है, लेकिन न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइट्स है, लेकिन उसमें वो कैरेक्टर मौजूद नहीं जो यहां पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वो कौन सा प्रॉपर्टीज है? वो ये प्रॉपर्टी है कि फेगोसाइट जो यहां पर एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स है, ये जो फेगोसाइटोसिस करे, तो आप लोग देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज EDC, एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल, इन्होंने बैक्टीरिया को इनगल्फ किया और फिर आप देखिए बैक्टीरिया को इंजेस्ट करने के बाद EDC ने इस पे एंजाइम्स छोड़े और लाइसोसोमल एंजाइम्स के जरिए से और अदर एंजाइम के जरिए से बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन किया। बैक्टीरिया आप देखिए बिल्कुल डाइजेस्टेड पीसेस में आ गए। अब ये फर्दर फेगोसाइटोसिस के बाद एक दूसरा एक्टिविटी ये करता है कि जो फेगोसाइट्स जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल होता है जिसको MHC कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, आगे हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो जो वाइट ब्लड सेल जिसके सरफेस के ऊपर ये जो MHC मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये वाइट ब्लड सेल फिर क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया का जो एंटीजेनिक पार्ट है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि एंटीजन एक्चुअली इम्यूनोजेनिक होता है क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। सो एंटीजन आर इम्यून सिस्टम स्टिमुलेटर। तो यहां पे जो बैक्टीरिया के ब्रेकडाउन से जो एंटीजन्स बने हैं, तो ये जो एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल है, जो फेगोसाइट्स है, एक वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये इस एंटीजन को MHC मॉलिक्यूल के जरिए से सरफेस पे डिस्प्ले करेगा। तो यहां पे आप देखिए चूंकि इन्होंने एंटीजन को MHC मॉलिक्यूल के जरिए से सरफेस पर प्रेजेंट किया है, डिस्प्ले किया है, तो हम इस अमल को कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। अभी क्या होगा एंटीजन प्रेजेंटेशन के बाद? होगा क्या? ये अभी क्या करेगा, इस एंटीजन प्रेजेंटेशन के जरिए से ये अदर वाइट ब्लड सेल को अट्रैक्ट करेगा और उनको एक्टिवेट करेगा। जैसे कि यहां पर T हेल्पर सेल है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम के साथ रिलेटेड एक वाइट ब्लड सेल है और बहुत ही स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट वाइट ब्लड सेल है। ये T हेल्पर सेल अनस्टिमुलेटेड फॉर्म में पड़ा होता है, तो जब ये एंटीजन प्रेजेंटेशन करेगा तो ये फिर T हेल्पर सेल को भी अपने साथ एक्टिवेट करेगा कि प्लीज यार आप भी मेरे साथ इज्तिमाई तौर पर इस जरासीम के खिलाफ फाइट करें ताकि इनकी किलिंग हो जाए और बॉडी को नुकसान फर्दर ना हो। तो क्या होगा, ये मैक्रोफेज सॉरी ये EDC एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल जो एपिडर्मस के अंदर मौजूद एक वाइट ब्लड सेल है, ये एक केमिकल को सीक्रेट करेगा जिसको कहते हैं साइटोकिन। ये साइटोकिन आएगा इस T हेल्पर सेल के सरफेस के ऊपर, रिसेप्टर है, तो ये साइटोकिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, T हेल्पर सेल की एक्टिवेशन हो जाती है और T हेल्पर सेल को एक सिग्नल दिया जाता है कि प्लीज आके जो मैंने MHC मॉलिक्यूल के जरिए से एंटीजन को प्रेजेंट किया है, ये आपके लिए मैंने प्रेजेंट किया है, आप देखिए कि ये कौन सा एंटीजन है ताकि आप उनके खिलाफ इम्यूनिटी दे दे। तो ये T हेल्पर सेल आएगा और ये MHC मॉलिक्यूल पे जो एंटीजन डिस्प्ले हैं उनके साथ अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा और अपने रिसेप्टर के जरिए से ये रिकॉग्निशन करेगा कि ये तो वाकई ये एंटीजन है, तो T हेल्पर सेल भी एक्टिवेट हो जाता है। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन से पहले T हेल्पर सेल अनस्टिमुलेटेड पड़ा था, लेकिन EDC एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल जो एक एपिडर्मल वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, इनके एंटीजन प्रेजेंटेशन एक्टिविटी के जरिए से आपके साथ जो T हेल्पर सेल है इनकी स्टिमुलेशन हो गई और ये आगे फर्दर मैक्रोफेजेस के साथ मिलकर फाइट करेगा। और ये फिर हम आगे पढ़ेंगे जब T हेल्पर सेल की एक्टिवेशन हो जाती है तो T हेल्पर सेल आगे फिर और T सेल के टाइप्स को और B सेल को भी एक्टिवेट करता है, तो बड़ा एक स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में डेवलप हो जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दो सेल्स हो गए, नंबर 1 केराटिनाइज सेल्स और फेगोसाइट्स। और जो फेगोसाइट्स
MHC मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद है, ये ज़रूर एंटीजन प्रेजेंटेशन करेगा। चूँकि ये एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम इस वाइट ब्लड सेल को APC कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फिर MHC मॉलिक्यूल के फर्दर हमारे पास टाइप से MHC1, MHC2, वो आने वाले लेक्चर में हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। एपिडर्मिस में जो लास्ट सेल्स हैं उसको मेलानोसाइट्स कहते हैं। मेलानोसाइट्स यहाँ पर सेल्स को इंडिकेट करते हैं। मेलानिन पिगमेंट को आपके साथ शो करता है। सो मेलानोसाइट्स वो सेल्स एपिडर्मिस के अंदर मौजूद हैं जो एक पिगमेंट को सिक्रेट करता है जिसको मेलानिन कहते हैं। तो मैंने फंक्शन में लिखा भी है कि मेलानोसाइट का रोल है सिक्रीशन ऑफ मेलानिन। मेलानिन के डाइवर्स फंक्शन में से दो ये है कि एक ये हमारे स्किन को कलर देता है, ये एक डार्कर पिगमेंट है। तो जाहिर बात है इंसान के जो चमड़े का कलर है, स्किन कलर है, ये मेलानिन के कंपोजिशन या उनके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी इंसान में मेलानिन हाई रिच में होते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, उनका स्किन कलर मोर डार्कर होता है। लेकिन अगर उनके बॉडी में मेलानिन की कंसंट्रेशन कम होती है तो वो ज़रा गोरा होता है, ठीक है। लेकिन इनका जो इम्यून फंक्शन एक ये भी है कि ये बॉडी को अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाते हैं। अभी अल्ट्रावायलेट रेज एक ऐसे रेडिएशंस होते हैं कि कभी कभी ये हमारे स्किन में DNA को म्यूटेट कर सकते हैं जिससे स्किन कैंसर का सबब बन सकता है। लिहाजा मेलानिन उन रेडिएशंस की न्यूट्रलाइजेशन करता है जो हमारे बॉडी में स्किन के कैंसर का सबब नहीं बनता। तो हमने एपिडर्मिस को कंप्लीट से एक्सप्लेन किया 3 सेल्स के जरिए से, केराटिनाइज सेल्स, फेगोसाइट्स, नंबर 3 मेलानोसाइट्स। एपिडर्मिस के बाद सेकंड लेयर है डर्मस। स्टूडेंट्स याद रखें, डर्मस स्किन का सबसे डाइवर्स लेयर है क्योंकि इनमें बहुत वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स मौजूद है। वो कौन कौन से हैं फंक्शन के साथ एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 ग्लैंड्स। यहां पे ग्लैंड्स लिखा है। ज़्यादातर 2 किस्म के इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स डर्मस जो मिडल पार्ट ऑफ द स्किन है इसके अंदर मौजूद है, एक स्वेट ग्लैंड और एक सेबेशियस ग्लैंड। और ग्लैंड्स वो सेल या वो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो सिक्रीशंस करते हैं, उसको ग्लैंड्स कहते हैं। ये फिर हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि स्वेट ग्लैंड स्वेट को सिक्रेट करेगा जिसको परस्पायरेशन भी हम कह सकते हैं। सेबेशियस ग्लैंड सीबम को सिक्रेट करता है जो एक ऑयली सब्सटेंसेस है। तो ये आगे हमारे स्किन में क्या रोल अदा करेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हायर वेस्कुलर भी होता है क्योंकि इनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। और थर्ड रिसेप्टर्स होते हैं। सो डर्मस के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, चूंकि बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन मैंने 3 एज एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स एंड टच रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, याद रखें रिसेप्टर्स का यहाँ पर मतलब ये है कि वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो बॉडी में होने वाले हर चेंज को डिटेक्ट करते हैं। हर चेंज का मतलब ये है जब हमारे बॉडी के वेरिएबल में कोई चेंज आ जाता है जिसको स्टिमुलस कहते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने वाला स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रिसेप्टर कहलाता है। रिसेप्टर पर आगे हमारा CNS एक्टिवेट करता है और CNS जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो रिसेप्टर से हासिल करने वाली इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करती है, उनकी मुकम्मल प्रोसेसिंग करती है। तो ब्रेन हमारी तरह हमारे लिए एक तरह का प्रोसेसर है, एनालाइजर है। फिर उनसे ब्रेन रिस्पॉन्स बनाएगा और वो रिस्पॉन्स न्यूरॉन्स के जरिए से इफेक्टर की तरफ आएगा और इफेक्टर में वो ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि ग्लैंड्स और मसल्स हो गए कि वो स्टिमुलस को एक ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं कि जिसकी वजह से स्टिमुलस इनकरेक्ट डेविएशन में नहीं जाता, उनकी करेक्शन हो जाती है जिससे हमारे बॉडी को नुकसान नहीं होता और होम्योस्टेसिस हो जाती है। तभी हम कहते हैं कि जब हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जब बैलेंस हो जाए और फंक्शंस के लिए सूटेबल हो जाए उनको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। सो थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर। पेन रिसेप्टर जिसको नोसिसेप्टर भी कहते हैं डिटेक्शन करेगा जब हमारे बॉडी में कोई केमिकल या फिजिकल इंजरी आ जाए तो उस इंजरी को ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। रिस्पांस में चूंकि हमें पेन की फीलिंग होती है तभी हम इसको कहते हैं पेन रिसेप्टर। और थर्ड है टच रिसेप्टर, जब हमें कोई बंदा फिजिकल मैकेनिकल टच करे जिसकी वजह से हमें एहसास हो जाता है कि हमें टैक्टिशन हो गया, बिकॉज सेंसेशन ऑफ टच इज कॉल्ड टैक्टिशन। थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम से जाहिर है इन टिश्यू के बहुत डाइवर्स फंक्शन है, लेकिन इन फंक्शन ये भी है कि इस डर्मस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको आपस में इस टिश्यू ने इंटरकनेक्टेड किया हुआ होता है। और नर्व जाहिर बात है ये हमारे साथ ब्रेन सेल्स होते हैं, ये नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं, नर्व न्यूरॉन्स। और ये सेल्स क्या काम करते हैं कि ये रिसेप्टर से सिग्नल लेके CNS को भी देते हैं और CNS से सिग्नल लेके इफेक्टर को भी देते हैं। CNS
की तरफ सिग्नल लाने वाले नर्व्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, और जो न्यूरॉन्स सीएनएस से इफेक्टरी की तरफ सिग्नल आते हैं उसको मोटरी न्यूरॉन्स कहते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने इतना एक्सप्लेन किया कि एपिडर्मस जो हमारे स्किन का फर्स्ट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इनका फंक्शन क्या है। यहाँ पे थर्ड लेयर भी मौजूद है जिसको हाइपोडर्मस कहते हैं, लेकिन हाइपोडर्मस का कोई इम्यून फंक्शन बॉडी के अंदर यूजली नहीं है, लिहाजा इतना जहन में याद रखिए कि ये इनरमोस्ट लेयर हैं, और चूंकि इनके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो फैट्स मॉलिक्यूल के स्टोरेज में मदद करता है, इनको फैट स्टोरेज टिश्यूज़ भी कहते हैं, और चूंकि फैट्स हमारे लिए एक इंसुलेटर है तो हम इसको इंसुलेशन लेयर भी कहते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटली जाएंगे और हम स्किन के टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।